के साथ मूव करते हैं आपके आज के करंट टॉपिक लुइस पैस्टर पे। कोशिश किया करें जब आप हीरोज के हवाले से स्टडी स्टार्ट करें तो चूंकि इन पर क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, यहाँ पे आपके पास बोर्ड के पेपर में चॉइस भी कम होती है और इनके नेम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग, आपको उनके नेम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। इसी तरह से लुइस पैस्टर का जो साइंटिस्ट का नेम है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे स्पेल मिस्टेक करते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह की स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी कॉपी पेन से लेके बैठा करें, चीज़ों को बार-बार लिख के देखा करें। सिर्फ देख लेने से, सुन लेने से इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता जब तक कि आप अपने हाथों से एक दफ़ा उसे लिख कर ना गुज़ार लें। लुइस पैस्टर हमारा लेसन था। इस लेसन में से हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे और आई थिंक सो कि उसकी पर्सनल लाइफ वाला जो मैरिज सेरेमनी वाला पॉइंट था, वो हमने पढ़ना है इससे भी पिछली स्लाइड का। हाँ जी, एट दिस पॉइंट 1 में से मैंने स्टार्ट लेना है। अपनी प्रीवियस वन डिस्कशन मुझे तो इतनी ही याद है कि आपके सेक्शन में मैंने ये पढ़ा दिया था कि वो इकोल नॉर्मेल पेरिस की यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लेना चाहा 1842 में, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट ईयर उसका नेम आया था 40th। हाँ जी बेटे, ऑन द लिस्ट। और फिर वो डिसअपॉइंटेड था कि मेरा नेम बहुत डाउन लिस्ट है, तो उसने नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम दोबारा दिया। नेक्स्ट टाइम उसका नेम फोर्थ था लिस्ट में, जो कि उसके लिए सेटिस्फेक्शन था। सो तब उसने 1842 की बजाय 1843 में अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। आज हमने ये हमारे पास ना अर्ली एजुकेशन वाले पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब ये जो उसकी वेडिंग सेरेमनी वाला पॉइंट है, ये आपने मोर शॉर्ट से सेपरेटली जो है वो प्रिपेयर करना होगा। एट दिस पॉइंट वन में से अ वर्ड अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर्स। उसकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ से एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। इन 1848 एट द एज ऑफ 26 ही बिकेम डिप्टी प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेसबर्ग केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का डिप्टी प्रोफेसर अपॉइंट हुआ था 26 की एज में। 1848 ईयर था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग थी। एंड हियर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ। इसकी फ्यूचर वाइफ का नेम था जी, आई थिंक सो कि मैंने आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स में कहीं उसको लिखा भी था। फ्यूचर वाइफ को पता नहीं कहाँ लिखा था, खैर आगे तो नहीं जाएंगे हम। मैरी उसकी वाइफ का नेम था और ये उसके हेड की बेटी थी, हु वाज द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ स्ट्रेसबर्ग एकेडमी। ये रेक्टर मैरी लॉरेंट नेम है उसकी वाइफ का। और ये स्ट्रेसबर्ग एकेडमी के जो रेक्टर यानी एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी बेटी थी। दे वर मैरिड इन 1850। मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई है 1850 में एंड इट सीम्स फनी होना चाहिए था वैसे। ये बड़ा फनी लगता है कि पेस्टर वाज सो मैरिड, आई मीन इन्वॉल्व्ड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे दैट ही entirely forgot the ceremony। इतना अपने रिसर्च वर्क में बिजी ये साइंटिस्ट था कि इसको भूल गया आज ही इसकी शादी है। एंड हैड टू बी फेच्ड बाय अ फ्रेंड। एक फ्रेंड जाके उसे पकड़ पकड़ के लेके आया कि चलो पहुंचो अपनी मैरिड लाइफ के लिए हॉल में। द मैरिज however was extremely happy and the wife seems to have been an important factor in her husband's work। बट 1850 में अपनी मैरिड लाइफ के स्टार्ट में तो वो बिल्कुल भूल गया था, लेकिन बाद में उसकी मैरिड लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रही और अपनी फर्दर अचीवमेंट में अ, उससे हमेशा अपनी वाइफ के लिए अपनी ग्रेटफुलनेस को भी एक्सप्रेस किया। इन 1860 ये क्वेश्चन हम और शॉर्ट से करेंगे, उसकी वेडिंग सेरेमनी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाने लगी हूँ दैट इज रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको ऑटोजेनेसिस कह सकते हैं, अबायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जो जीन्स हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके बारे में डिबेटेबल पॉइंट था कि ये फैक्ट है या नहीं है। 1860 द फ्रेंच एकेडमी, ये कौन सी वाली एकेडमी है? ये वाली बड़ी शानदार एकेडमी है फ्रेंच एकेडमी, इसको एकेडमी ऑफ साइंसेस भी कहा जाता था। इस एकेडमी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था
और वो कंपटीशन किसमें था? ऑफर्ड अ प्राइस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज और वाज नॉट अ फैक्ट। इन्होंने अरेंज ये करवाया था कि ये फैक्ट है या नहीं है। एंड पेस्टर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन। पेस्टर ने फर्स्ट टाइम एंट्री दी इस कंपटीशन, इस कॉन्टेस्ट में, अपने आप को लिस्ट करवाया एंड सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल इन द नेगेटिव। और फॉर एवर एंड एवर उसने इस मैटर को नेगेटिव में जो है वो सेटल कर दिया, सॉल्व कर दिया। आई मीन पेस्टर ने क्या किया? पेस्टर प्रूव्ड दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट। राइट? आपका सही सेंस होनी चाहिए आपके पास कि नेगेटिव का मतलब है वाज नॉट अ फैक्ट। उसने कहा ये फैक्ट नहीं है। प्रूविंग दैट, उसने प्रूव कैसे किया? इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ एंड इफ द एयर इन कांटेक्ट विद इट बी फिल्टर्ड। दो काम करने, जो भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, उसको सफिशिएंटली हीट करना कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं या लिविंग बॉडीज हैं वो डेड हो जाए हीट से। और सिर्फ इतना काफी नहीं, बल्कि जिस जगह पर उसे हीट करना है उस सब्सटेंस को, एयर इन कांटेक्ट को भी फिल्टर्ड किया जाए, रिफाइन किया जाए, स्ट्रेन किया जाए, फ्री ऑफ जर्म किया जाए, सो दैट इट इज फ्री ऑफ जर्म, देन द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर। इंपॉर्टेंट सिनोनिम। फिर वो जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, लिक्विड है, वो ऑल्टर मतलब चेंज नहीं होगा। एल ई नहीं है, आई ई फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मिस प्रिंटिंग आ गई। बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट, तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होंगे। क्या प्रूव किया उसने? कि अगर किसी सब्सटेंस को सफिशिएंटली हीट कर दिया जाए और जिस जगह पे उसको हीट किया जा रहा है उसके इन कांटेक्ट एयर को भी फिल्टर्ड कर दिया जाए, फ्री ऑफ जर्म कर दिया जाए, तो फिर वो सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। आई मीन उसके अंदर बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होंगे। As usual, his opponent said that they had obtained opposite results. So उसके opponents भी थे, adversaries भी थी, जिन्होंने कहा, opposers ने, कि हमारे results थोड़े से different है। So Pastor asked for arbitration. Important word आपका बोर्ड के पेपर का। Arbitration, judgment, decision. तो पेस्टर ने कहा कि चलो डिसाइड कर लेते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं अभी। एंड द अकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, और फ्रेंच अकेडमी ने एक पैनल बैठाया, कमीशन, एक पूरा पैनल बैठाया कॉम्पिटेंट पर्संस का, इस फील्ड में कॉम्पिटेंट पर्संस का, जो कि जजमेंट करेंगे, डिसीजन लेंगे। बिफोर विच पेस्टर एंड हिज एडवर्सरीज, आई मीन ओपोनेंट्स, वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट। एक डे फिक्स कर लिया गया और ये कमीशन बैठ गया। इन्होंने कहा पेस्टर और इसके एडवर्सरीज को कि आप अपना अपना एक्सपेरिमेंट करें, देख लेते हैं अभी जजमेंट करके कि क्या बनता है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली इसने अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स, अपने टूल्स सारे साथ लेके आया पेस्टर, और इसने आके सक्सेसफुली वो प्रूव करके दिया कि जब आप इसको सफिशिएंटली हीट कर लेते हैं, बॉइलिंग द ब्रोथ किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जैसे ही आप बॉइलिंग स्टेज पे डालते हैं तो वो रिफाइन हो जाता है, फिर वो फ्री ऑफ जर्म हो जाता है। अभी चूंकि हमने तो इस पिक्चर को नहीं देखना, हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे, फिक्स्ड डे था उसका, पेस्टर अपीयर्ड लोडेड, आई मीन पैक्ड विद apparatus, अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स साथ लेके आया। हिज ओपोनेंट्स whoever had done, उसके ओपोनेंट्स आए तो सही, बट दे हैव डन, दे सेड द वेदर वाज अनफेवरेबल एंड दे वुड लाइक टू वेट। उन्होंने कहा नहीं जी, आज का मौसम फेवरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो वेट करेंगे। द कमीशन, वो जो पैनल के लोग थे, वेरी रीजनेबली, आई मीन रैशनली, लॉजिकली रिफ्यूज्ड, उन्होंने ये लेम एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया। पेस्टर डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एंड वन द प्राइज। पेस्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव वहां पे करके दिखाया और प्राइज विन किया। इट इज इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये जो उसके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, ये शो करने के लिए कि दोबारा बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे, पेस्टर फाउंड दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट। उसने ये भी फाइंड आउट किया कि सारे के सारे बैक्टीरिया या जर्म जो है उनके डेड या किल होने का सेम टाइम नहीं होता। कोई कम हीट से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा हीट में भी टाइम ज्यादा लगता है, फिर वो डेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क डेवलप बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग। आप मिल्क को कई मिनट तक भी बॉयल करते रहे तो भी उसके अंदर सारे बैक्टीरिया किल नहीं होते। तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर? बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री अबव बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसने कहा कि ऐसे बैक्टीरिया जो सेवरल मिनट्स बॉइलिंग के बाद भी किल ना हो, उनके लिए आपको अपना टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। कितना?
10 डिग्री अबव बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रेज करेंगे और फिर उसने ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव। फिर वो बैक्टीरिया उसके अंदर कोई भी अलाइव नहीं होता, जिसकी वजह से चीज जो है वो खराब होने से बच जाती है। दिस वर्क्स ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज ऑफ ग्रेट ग्रेट वैल्यू। बड़ा वैल्यूएबल टास्क था, बड़ा एडमायरेबल उसका ये पॉइंट था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, जिसको उसने प्रूव कैसे किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट बिकॉज इट स्टिमुलेटेड। और उसके इस एक्शन से स्टिमुलेशन मिली, मोटिवेशन मिली अदर साइंटिस्ट को भी। और वो क्या थी? स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म, के डिफरेंट जर्म्स की हैबिट्स को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा जर्म जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव है, कौन कितनी जल्दी किल कर सकते हैं, किसका इन्फेक्शन किस तरह का होता है। तो इस तरह की जितनी भी जर्म्स के हवाले से स्टडी है, वो पेस्टर ही के इस वर्क के बाद स्टार्ट हुई। एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ दीज इनविजिबल बट वेरी एक्टिव प्लांट्स, ये जो बड़े एक्टिव प्लांट्स हैं यानी जो जर्म्स हैं, स्प्रैंग, इनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन अपीयर हुई है आज मॉडर्न टाइम में, वो फ्रॉम पेस्टर्स डिस्कवरीज, वो पेस्टर ही की डिस्कवरीज की वजह से है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, हम मोर शॉर्ट से इनको प्रिपेयर करेंगे जब स्टार्ट करेंगे तो। लेकिन फिलहाल मैं चाह रही थी कि चैप्टर 15 के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते और 16 को फिर अभी रहने देंगे, उसके बाद पेस्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870। अब नेक्स्ट हमारे पास एक मोर शॉर्ट का क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करना है, वो क्या है? रिटर्न डिग्री। पेस्टर ने अपनी डिग्री को रिटर्न किया, डिप्लोमा को, डेट भी लिख लें अपने पास, 18 जैन 1871 में अपनी डिग्री को उसने रिटर्न किया है। और डिग्री मिली कहाँ से है? अगर आगे कोई यूनिवर्सिटी आ जाए, यस, ये है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, जर्मन की। यहाँ पे वो स्टडी करने गया था, ये उसकी डिग्री थी जो उसको उन्होंने भेजी है, और इस टाइप की आई मीन, और इसके ऊपर ये स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप लगी हुई है, किसकी है ये? रेक्स फ्रेडरिक गाइलेल्मस की यहाँ पे ये स्टैंप लगी हुई है। ये कौन है? रेक्टर है, हेड है इस यूनिवर्सिटी का। तो ये जो डिग्री जब मिलती है तो हमें पता, सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होता है, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट जिस इलाके में होता है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोन का जिक्र आ रहा है, उसके बाद जाहिर है जर्मन का जिक्र आएगा, और फिर उसके बाद वो डिग्री बताई जाती है कि किस फील्ड की है, फिर कहीं जाके उस स्टूडेंट का नाम होता है जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया और अचीव की होती है। और जाहिर है जहाँ पे हमारा नाम होता है, हमारी नेशनलिटी उसके साथ होती है। अब ये जो पूरा का पूरा व्यू था ना, ये बड़ा ही डिसलाइकिंग था, डिसअप्रूविंग था हमारे इस हीरो के लिए। और डिसअप्रूविंग क्यों है, पढ़ लेते हैं अभी। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870 व्हेन फ्रांस एंड जर्मन वर प्लंज्ड इनटू वॉर। हमने फ्रैंको प्रूशियन वॉर का जिक्र पढ़ा हुआ है नॉवल में भी, और अभी भी हमने पहले पढ़ा है कल के दिन में। तो फ्रांस और जर्मन की जब जंग शुरू हुई ना, एंड पेस्टर एवर इंटेंसली अ लवर ऑफ फ्रांस, पेस्टर तो इंटेंशनली अर्नेस्टली पैट्रियोटिक पर्सन था, लवर ऑफ फ्रांस था, वाज फिल्ड विद सॉरो एंड एंग्जायटी। वो तो बहुत टेंशन में आ गया, और वो बहुत ज्यादा डिसलाइक कर रहा है अपने एनिमी कंट्री जर्मन को, एंड विद लॉथिंग ऑफ जर्मनी, लॉथिंग मीन हेटिंग, hated, disgusting जर्मनी, ही रोट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, उसने इस यूनिवर्सिटी वालों को एक लेटर लिखा, विच हैड bestowed on him the degree of doctor of medicine। वो उसको डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी उन्होंने अवार्ड की थी बोन यूनिवर्सिटी वालों ने, बेस्टाउड मीन अवार्डेड, ग्रांटेड, और उसको अपनी फैकल्टी में भी उसको शामिल किया था। लेकिन इसने क्या किया? अपनी डिग्री भी वापस भेज दी, आस्किंग दैट हिज नेम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसने कहा मेरा नाम भी अपनी फैकल्टी में से निकाल दिया, एंड रिटर्निंग हिज डिप्लोमा, अपना सर्टिफिकेट भी वापस भेज दिया, ऑफ विच ही स्पीक्स, और अपने उस लेटर के अंदर, जिसको बड़ा हिस्ट्री बेस्ड लेटर कहा जाता है, टेलीग्राम कहा जाता है, उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए गए हैं इन्वर्टेड कॉमास की स्टेटमेंट्स के साथ। Today the sight of this parchment is odious to me। उसने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहा कि जो पार्चमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो डिग्री भेजी है ना आपने मुझे, इसको देखना मेरे लिए बड़ा ही ऑडियस है, हेटफुल है। और क्यों है? एंड आई फील ऑफेंडेड, आई फील अनोइड at seeing my name placed under the patronage of name doomed henceforward to excretion to my country, that of Rex Gallienus। उसने कहा जो रेक्स गैलेनमस पर्सन की स्टैंप लगा के
आपने उस कंट्री का नेम ऊपर लिखा जिस कंट्री के लिए मेरी फीलिंग्स है डिसलाइकिंग, डिसअप्रूविंग, ठीक है? और ये है भी कौन-सा और ये रहेगी भी कौन डूम्ड है, फेटेड है, हेंस फॉरवर्ड आई मीन हियर आफ्टर इन फ्यूचर। ये डिग्री इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है। कहता मेरे सारी थ्रू आउट लाइफ इन फ्यूचर में ये डिग्री मेरे साथ रहेगी। तो एवरी टाइम अपना नेम नीचे और अपनी एनिमी कंट्री का नेम और रेक्स गाइलेनमस की स्टेम का ऊपर देखना मेरे लिए ऑफेंडेड है, एनोइड है, तो मुझे ये डिग्री कबूल नहीं है। तो रिटर्न टू डिग्री वाला पॉइंट हम पैट्रियोटिज्म वाले क्वेश्चन में भी डालेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ इसको सेपरेटली मोर शॉर्ट से भी हमें प्रिपेयर करना है। हैविंग ऑफर्ड हिमसेल्फ नेक्स्ट हम आ रहे हैं अब ब्रूइंग वाले पॉइंट की तरफ, कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन में पेस्टर ने क्या रोल प्ले किया। Having offered himself as a soldier where now he was refused on the score of physical incapacity. 1870 में जब ये यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आ रहा था तो पीछे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन में आ गया था कि इससे पता चला न्यूज़ मिली स्ट्रासबर्ग के मुकाम पर कि उसकी कंट्री की जर्मन के साथ जंग शुरू हुई है। 1870 में ये 1 साल की जंग थी, 1870 से 1871 तक। फ्रांस इसमें हार गया था, जर्मनी इसमें विन कर गया था, इस फ्रैंको-प्रुशियन वॉर में। तो इसने अपने आप को फौरी तौर पर नेशनल आर्मी में एनरोल करना चाहा था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमें आपको एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि आप हाफ पैरालाइज्ड पर्सन हैं। दिस अनकरकबल मैन तो ये पर्सन डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। बल्कि इसने क्या किया टर्न आई मीन फोकस्ड हिज अटेंशन टू द स्वॉर्ड ऑफ साइंस। इसने अपनी फील्ड में काम करना शुरू किया क्योंकि अपनी कंट्री के लिए वर्किंग हेल्प या सपोर्ट के लिए ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आर्मी को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया जाए, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी आप अपने इलाके के लोगों के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसने भी अपनी फील्ड में रह के काम करने का सोचा क्योंकि इसका माइंड जो है वो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं था। और फिर इसने किया क्या टुक अप द स्टडी ऑफ ब्रोवी। उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग पॉइंट था 1870 और 1871 में वो ये था कि जो भी यहाँ पर बेस्ट वाइन आती थी वो जर्मन से आती थी। अब जब जंग हुई तो सारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो गई उस कंट्री के साथ। अब इनके पास अपनी ब्रोविंग इंडस्ट्री या वाइन प्रोड्यूस करने वाला कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो पेस्टर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस डिमांड को ही ओके करने के लिए अपना काम पहले इसी पे कर लूं। और वो करना क्यों चाहता था इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ मेथड वेयर बाय फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर एज गुड एज दैट मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। उसने सोचा जर्मन वाले अच्छी वाइन पैदा कर सकते हैं तो फ्रांस में क्यों नहीं हो सकती। ही इम्पार्टेड और अपने जो वर्किंग करने के बाद उसने क्या किया ही इम्पार्टेड ही कन्वेड डिलीवर्ड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश ब्रोवर्स एज वेल एज टू द फ्रेंच। अपनी मुल्क में अपनी प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ उसने अदर इंग्लिश यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी अपनी वो बेस्ट वाइन का फार्मूला और उसका सैंपल भेजा विद द विद रादर इल्यूमिनेटिंग रिमार्क्स। और उसके अंदर बड़े इनलाइटनिंग रिमार्क्स भी दिए वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बिलविड फ्रांस। उसने कहा कि आप हमारे फ्रांस में प्रोड्यूस की जाने वाली ये वाइन जो है इसको एंजॉय करके देखें और ये यकीनन अच्छी है तो हमारे साथ आपका ब्राउइंग के हवाले से जो बिजनेस या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बेहतर होने के चांसेस है आप अगर इसको एक दफा टेस्ट करते हैं। एंड 1876 दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन अ बुक कॉल्ड अथ्यूस ला बियर। ये भी एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है स्टडी अपॉन बियर। इस किताब में इसका जो फार्मूला था जिससे इसने ये वाइन बनाई थी वो 1876 में पब्लिश हुआ विच हैज बी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया क्योंकि ये तो फ्रेंच में था एंड इज द बेस्ट नोन ऑफ पेस्टर्स बुक्स इन इंग्लैंड। और आज भी इंग्लैंड के अंदर हमारे इस हीरो की जो बेस्ट प्रोडक्शन वाली बुक्स हैं उनमें से एक ये स्टडी अपॉन बियर वाली यानी एट्यूसर या बियर वाली बुक है वेयर इट हैज बीन ट्रीमेंडस वैल्यू इन द ब्रोविंग इंडस्ट्री। और उस वक्त भी और उसके बाद भी इसकी जो फार्मूला था जिससे इसने ये वाइन डिजाइन की थी बनाई थी उसकी बड़ी ट्रीमेंडस ग्रेट वैल्यू है। हक्सले टॉम्स हक्सले ये एक जर्नलिस्ट एक क्रिटिक है और इसने क्या कहा था once said that Pasteur's work on fermentation alone saved France more than enough to pay the indemnity of the Franco-German War.
उसने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की जब वॉर हुई, फ्रांस हार गया, तो इसको कंपनसेशन, इंडेमनिटी, हर्जाना देना पड़ा। जितना लॉस हुआ इकोनॉमिकल इस जंग में, उससे कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ उस वाइन से जो कि पेस्टर ने डिजाइन की। तो इस तरह से उसने अपने कंट्री को सपोर्ट किया। हमारे पास पॉइंट जो है वो फर्मेंटेशन का वो है तो इतना, लेकिन आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें कोई क्वेश्चन तो मैं रेडी नहीं करवाऊंगी वैसे। हाइवर पेस्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन। ये जो पेस्टर का वर्क था फर्मेंटेशन उसका था प्रोसेस। इसको टर्बुलेंस में बोल सकते हैं, यानी वो खास एक मेथड, वो फार्मूला जिसमें इसने यीस्ट में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कि पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ करके और फिर इसने अपनी बेस्ट वाइन को प्रोड्यूस किया। वो यीस्ट के अंदर जब वो ग्रोथ का जो टाइम है उसको लिया जाता है, तो उसके रिजल्ट के तौर पर वो स्वेल कर जाता है और फिर एक बेस्ट वाइन प्रोड्यूस हुई। तो ये जो फर्मेंटेशन का सारा पॉइंट था, ये डिडंट शॉर्ट हियर। इसका एडवांटेज सिर्फ वाइन बनाने के लिए ही नहीं हुआ। इट हैड फार मोर इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑन मेडिसिन, सर्जरी एंड पब्लिक हेल्थ। ये मेडिसिन की फील्ड में भी इसको अप्लाई करके डिफरेंट अचीवमेंट्स की गई। फॉर बिकॉज इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लॉर्ड लिस्टर। लॉर्ड लिस्टर्स वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स। ये जो लॉर्ड लिस्टर है, ये कौन है? ये वाला जोसेफ लिस्टर, मैंने आपको फ्लेमिंग वाले लेसन में पढ़ाया भी था। 1827 से 1912 तक टाइम स्पेन है, ब्रिटिश सर्जन था और पाइनियर था एंटीसेप्टिक सर्जरी के अंदर। इसका मेजर रोल था अपनी अचीवमेंट के लिए। ओहो, सर्जरी वाले पॉइंट पे कौन सी वाली स्लाइड है आपकी? कहाँ पे आ गई हूँ मैं? यस, इससे पीछे जाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी, जोसेफ लिस्टर ने वर्क ऑन इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स। ये एक सर्जन था और ये इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग पर काम कर रहा था कि जब भी कोई सर्जन ऑपरेट करता है तो उसके रिजल्ट के तौर पर इन्फेक्शन क्यों होता है। जब भी इन्फेक्शन होता था तो बॉडी स्वेल होती है और फिर इतना इन्फेक्शन सीवियर होता है कि बाज़ का तो बॉडी पार्ट भी कट करना होता था। इसकी वजह से सारी दुनिया के लोग जो है, खासतौर पर जो सर्जन्स हैं और लोग भी थे, वो परेशान थे, वो सर्जरी या ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते थे। और इसकी वजह क्या थी? विच इन दोज डेज कॉज्ड एंडलेस ट्रबल आफ्टर ऑपरेशंस, क्योंकि ऑपरेशन के बाद एंडलेस प्रॉब्लम हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था, ऑफन मेकिंग एम्पुटेशन नेसेसरी एंड फ्रीक्वेंटली इवन दिस वाज नॉट इनफ टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। अक्सर जो एम्पुटेशन है, यानी कटिंग द पार्ट ऑफ बॉडी, जिस बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन होता उसको कट करना पड़ता और कट करने के बाद जहां से कट लगता वहां से इन्फेक्शन फिर आगे फैल जाता। तो इस तरह पेशेंट फिर भी जो है वो बचाया नहीं जा सकता, उसकी लाइफ सेव नहीं रहती थी। About 33% of deaths from major operations occurred in pre-Lister days. Pre-Lister मतलब जोसेफ लिस्टर के कार्बोलिक एसिड वाले एंटीसेप्टिक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले डेथ रेट ऑपरेशंस के रिजल्ट के तौर पर 33% था, जो कि बाद में मिनिमाइज हो गया। विद रिजल्ट दैट सर्जन्स वर अनविलिंग टू ऑपरेट एक्सेप्ट एज द लास्ट एंड डेस्परेट रिसोर्ट। वो बिल्कुल अपनी डेस्परेट फाइनल अटेम्प्ट के तौर पर ही ऑपरेशन करने को तैयार होते थे, अदरवाइज वो अनविलिंग थे, दे वर नॉट रेडी फॉर। Now, Pasteur's discovery that fermentation was due to bacteria set Lister wondering whether inflammation was not also a type of fermentation due to bacteria getting into wound. उसने कहा कि अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिसके स्वेल कर जाने से, फर्मेंटेशन का मेथड अप्लाई करने से आप एक अच्छी वाइन, एक पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, तो बैक्टीरिया तो अपने टाइप के लिहाज से बहुत से नेगेटिव भी होते हैं। और उन नेगेटिव बैक्टीरिया के रिजल्ट से भी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बॉडी के अंदर जैसे बैक्टीरिया जाता हो तो फिर वो अ, जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती हो, उसके रिजल्ट के तौर पर भी वो स्वेलिंग होती हो। और फिर उसने जब ये सोचा, देन एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्रिलियंट रिसर्च ही प्रूव्ड दैट दिस वाज सो। उसको पता चल गया अपनी रिसर्च के बाद कि ऐसा ही है। एंड दैट इफ ओनली जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वुंड्स, और अगर वुंड्स के अंदर से जर्म्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ड्राइव आउट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। तो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑटोमेटिकली अवॉइड की जा सकती है या रिसॉल्व की जा सकती है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। The antiseptic method in surgery has led on to the aseptic method of today, where the ideal
इज टू कीप पेशेंट स्किन फ्री ऑफ जर्म्स। अब दोनों एंटीसेप्टिक हो या आसेप्टिक हो, इन दोनों मेथड्स का ताल्लुक क्या था कि पेशेंट की स्किन जो है वो फ्री ऑफ जर्म हो, सो दैट द लिविंग टिश्यूज नीड नॉट बी सॉक इन कार्बोलिक, ताकि बॉडी के अंदर कार्बोलिक एसिड को इंजेक्ट करके टिश्यूज को सॉक या वेट ना किया जाए, विच टेल्स टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज एज वेल एज जर्म्स। क्योंकि जैसे कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता था, फ्लेमिंग का लेसन है, मैं इसमें से पॉइंट स्पीडली पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जैसे कार्बोलिक एसिड को इंजेक्ट किया जाता था, तो ना सिर्फ जर्म किल होते थे बल्कि साथ-साथ टिश्यूज़ या तो व्हाइट सेल्स ऑफ ब्लड भी किल हो जाते थे। और हमने फ्लेमिंग वाले लेसन में पढ़ लिया था कि एंटीसेप्टिक मेथड और असेप्टिक मेथड का डिफरेंस क्या है। एंटीसेप्टिक के अंदर हम डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स यानी कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, सॉल्ट इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और असेप्टिक मेथड में आप जर्म किल करने के लिए हीट इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट भी आपने ऑलरेडी स्टडी किया था फ्लेमिंग वाले लेसन में। Hence, though the instruments and the doctor's hands and the everything else are rigorously disinfected। फिर इसने आपने पढ़ा था फ्लेमिंग वाले लेसन में कि इसने कहा था कि आप जो ऑपरेशन से पहले है वो डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी फ्री ऑफ जर्म्स करे और कार्बोलिक एसिड के साथ अपने हाथों को साफ करे, और वो सारा कुछ करने से क्या होता है, डिसइंफेक्टेड आई मीन फ्री ऑफ जर्म होता है। द वुंड इज नॉट द ट्रीटेड, फिर भी वुंड को ट्रीट ऑपरेट नहीं किया जाता था अनलेस इट बी एन ओल्ड वुंड ऑलरेडी इन्फेक्टेड, जब तक इन्फेक्शन ऑलरेडी नहीं होता था। The enormous value of this work is shown by the fact that the death rate today in major operations has fallen about 1%। तो थैंक गॉड के ये जो मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए इसके रिजल्ट के तौर पर जो आज डेथ रेट है वो 33% की बजाय 1% तक रह गया है। यहाँ पे बेटे कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये वो वाले पॉइंट्स है जो फ्लेमिंग में पढ़े, तो क्वेश्चंस भी हम फ्लेमिंग वाले लेसन में ही प्रिपेयर करेंगे।